हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे पर फिर से आपके सामने। आई होप सभी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10th के अगले टॉपिक पे आज चल रहे हैं। और क्या नाम है? द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? द एज ऑफ रिवोल्यूशन, ग्रीक इंडिपेंडेंस, बेल्जियम इंडिपेंडेंस एंड फ्रांस में कैसे मोनार्की से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे आते हैं। वर्ड रोमांटिक सुनने के बाद आप रोमांस में ना हो जाएं। आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उस तरह का रोमांस नहीं है जो आप इंस्टा की रील पे देखते हो या किसी मूवी पे देखते हो। ये उससे अलग है। ये देशभक्ति वाला रोमांटिसिज्म है। देश के लिए प्यार, अपने कल्चर के लिए प्यार, अपनी भाषा के लिए प्यार। क्योंकि देश में जब रिवॉल्यूशन लाना होता है तो इस तरह के इंस्टा रील रोमांस से काम नहीं चलता। उसके लिए यू हैव टू कम ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू कनेक्ट टू द पीपल ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। आपको सभी लोगों को जोड़ना होता है। तो यूरोप में केवल ये लड़ाइयाँ लड़के एक दूसरे की टेरिटरी को एक्सपांड करने से या नेशनलिस्ट से या कंजर्वेटिव से ही सब कुछ नहीं आया। ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी काम किया गया और वो आर्टिस्ट के थ्रू, पोएट्स के थ्रू, पेंटर्स के थ्रू हुआ। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है यूरोप के रिवॉल्यूशन में, उसी को कहा जाता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट की बात हम करने चल रहे हैं। तो अभी क्लियर है इस रोमांटिक का मतलब क्या है? The development of nationalism did not come about only through the war and territorial expansion. केवल लड़ाई या टेरिटरी को बढ़ा लेने से आपके अंदर नेशनल फीलिंग नहीं आती। जब आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं, जनगण या वंदे मातरम पढ़ते हैं, तो पूरी एक अलग सी वाइब आती है। जब कोई देशभक्ति गाना चलता है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं। वाई दिस सॉन्ग्स अटैच पीपल, डजंट मैटर यू आर लिटरेट और इलिटरेट। आपको पता है देश का है, भारत माता की फ़ोटो देखते ही, तिरंगा फोटो देखते ही अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे आती है? तो ये किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा, सॉन्ग किसी पोएट ने लिखा होगा, भारत माता की पिक्चर किसी आर्टिस्ट ने इमेजिन की होगी। तभी तो कलेक्टिवनेस है हमारे अंदर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी हम यूनाइट होते हैं। कैसे होते हैं? आर्टिस्ट के थ्रू होते हैं। इनकी भी चीज़ें, कोई आपका लोकल सॉन्ग हो, कोई हरियाणा से, उसको हरियाणवी सॉन्ग में मजा आ गया, पंजाबी बज गया तो भी समझ जाओगे इंडिया का ही है, तो पंजाबी सॉन्ग में मजा आ गया, एक टच आ जाता है, भोजपुरी बज जाए। हाउ? क्योंकि उस एरिया को या उस मास को उस लैंग्वेज से आप कनेक्ट करते हैं। उस लैंग्वेज में कुछ भी कहते हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो समझ जाता है। तो लोकल लैंग्वेज, फॉल्क डांस, फॉल्क सॉन्ग, जैसे कथक कहीं हो रहा है, कहीं भरतनाट्यम हो रहा है, कहीं कुचिपुड़ी हो रहा है, कहीं उड़सी हो रहा है, कहीं मोहिनी अट्टम हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड दैट्स द डांस ऑफ इंडिया। किसी स्टेट का स्टेट डांस है, बंगड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? आपको कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। आप चीज़ों को समझते हैं और बेहतरीन ढंग से बनते हैं और अपने आप में नेशनलिस्ट फीलिंग लाते हैं। कोई पूजा पाठ का है, कोई भगवान की मूर्ति है, कोई अदर सिंबल्स हैं, इन सारी चीज़ों से इंसान जुड़ता है और अपने आप को अटैच फील करता है। तो कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जब आपको एक नेशन बनाना है तो नेशन का मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक लैंड बाउंड्री है और इस लैंड बाउंड्री के अंदर जितने लोग हैं वो सब इस नेशन के हो गए। नहीं, वो जुड़ाव करते हैं अपनी लैंग्वेज से। लैंग्वेज अलग हो सकती है बट एक एरिया का कंफर्म लैंग्वेज है। कोई हमारा नेशनल सिंबल होगा, फ्लैग होगा, एंथम होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हर चीज़ें आपको जोड़ती हैं थ्रू द आर्ट, पोएट्रीज, पुरानी स्टोरीज एंड म्यूजिक्स एंड डांस। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? कल्चर क्रिएट करती है। कल्चर यही तो होता है। कहते किसी का कल्चर बहुत रिच है, गुजरात का गरबा फेमस है, वर्ड फेमस है, वो उनका रिच कल्चर रिप्रेजेंट करता है। पंजाब का बंगड़ा फेमस है, पंजाबी सॉन्ग फेमस है, वो उनका कल्चर है भाई। उस गानों से कल्चर दिखता है। हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। और यहाँ से आप क्या करते हैं? एक नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आते हैं। देश के मामले में भी ऐसे ही राष्ट्रगान हुआ, 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, ये सारे फेस्टिवल्स हुए, आर्मी की यूनिफॉर्म हुई, ये सारे क्या हैं? एक यूनिफिकेशन देते हैं। वो अशोक की लाट, वो 4 शेर वाले सिम्बल्स दिख गए आपको तो आपके माइंड में आ गया, तिरंगा दिख गया तो फीलिंग आ गई। ये सारी चीज़ें हैं। It is a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments through arts, poetry, story, music. People have contributed are known as romantic artists. तो
जिन आर्टिस्ट ने इस नेशनल सेंटिमेंट को अपनी आर्ट्स, पोइट्री, स्टोरीज या म्यूजिक के थ्रू लोगों में जगाया, उनको रोमांटिक आर्टिस्ट कहा गया और इसी मूवमेंट को रोमांटिसिज्म कहा गया। बहुत इजी, बड़े ही सिंपल शब्दों में आपने ये समझ लिया होगा। भाई रोमांटिसिज्म के लिए क्या होना चाहिए? शेयर कॉमन हेरिटेज। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, एंशियंट इंडिया की, तो वेदास के बारे में बात करते हैं, पुराणों के बारे में बात करते हैं, संस्कृत के श्लोकों के बारे में बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ये कॉमन हेरिटेज दिखाता है, हमारा कॉमन कल्चर दिखाता है कि खान पान, डांस, भाषा, बोली, व्यवहार, मिस्टिक फीलिंग का मतलब जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे भगवान के बारे में बात हो गई, यीशु के बारे में बात हो गई, तो आपकी जो चीज़ें पीछे से जुड़ती हैं। दे क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस। तो ये साइंस को बल्कि क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये इमोशन पे चलते हैं, फैक्ट पे नहीं। याद रखिए, आर्टिस्ट वगैरह क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ इमोशन। वो जो लिखते हैं या जो दिखाते हैं वो साइंटिफिकली प्रूव हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो कारण और रीजन साइंस को रिलेट करता है। जब आप किसी चीज़ का कारण बताते हैं तो वो साइंस होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर टाइम इंसान बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होना चाहता, बहुत ज़्यादा रीजनेबल नहीं होना चाहता। सम टाइम उसके इमोशन है, फिर इमोशन में आप कोई रीज़न ना मांगे, इमोशन इज जस्ट इमोशन। यार आपको किसी को देख के दया आगे भले वो दुष्ट इंसान है, ठीक है, तो ये इमोशन है, तो ये इमोशंस लोगों के अंदर जगाएं। आप यहाँ पे तर्क ना पूछें। तो साइंस वगैरह में ये बहुत ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करते। उनका मानना है इंसान एक इमोशनल है, प्राणी है, उसको इमोशन से भी जोड़ा जा सकता है। जॉन गॉटफ्राइड हेर्डर, इनका नाम याद रखिएगा, ये थे जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने दो कंसेप्ट दिए। दास वॉल्क का मतलब कल्चर कैन बी ओनली बी सीन अमंग द कॉमन पीपल। कल्चर किन के बीच में दिखता है? आम जनता, आम इंसान, जो आम लोग हैं उनके अंदर कल्चर डेवलप होता है। ये जो बहुत बड़े हायरार्की हैं, बहुत ज़्यादा राजा महाराजा हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, ये कल्चर वगैरह इनका कुछ खास होता नहीं है, समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन पुराने कल्चर को जोड़ के कौन रखता है? आम इंसान रखता है। वो अपने पुस्तों की, पुरखों की चीज़ों को, पुरानी विरासत को लेके कैरी फॉरवर्ड करता है, तो आम इंसान जोड़ता है। एंड वोल्क्स गेस्ट का मतलब हुआ ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। तो इन्होंने दो दिया कि भाई नेशन के लिए जो ट्रू स्पिरिट है वो भी आम जनता के बीच में ही आती है। बड़े लोग अपना फ़ायदा देख के रास्ता बदल देते हैं, और ये रियलिटी भी है। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है वो अपने पैसे बचाने के लिए अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन आम इंसान मर जाएगा अपनी कंट्री के लिए। कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ फॉल्क कल्चर वॉज इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और नेशन बिल्डिंग बनाने के लिए आपको फॉल्क कल्चर, किसी एरिया की कम्युनिटी का लोकल डांस, लोकल सॉन्ग, लोकल लैंग्वेज को जोड़ो, क्योंकि वो अपने कल्चर से रिलेट करता है। अगर उसको लगा कि इस नेशन स्टेट में उसका कल्चर प्रोटेक्टेड है, उसके कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, उसकी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, तो वो आपसे जुड़ेगा। और जब तक मास मूवमेंट नहीं होगा तब तक किसी चीज़ में बदलाव लाना मुश्किल होता है। दे emphasize on vernacular का मतलब local language and the collection of local flockers were used। तो भाई लोकल गीतों का, लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जिससे उस टाइम पे बहुत सी पब्लिक इलिटरेट थी, वो अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग की बातों को समझ सकती है इसी लोकल लैंग्वेज से। रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट। तो भाई इससे क्या हो गया? पुरानी चीज़ों को जोड़ के दिखाया गया कि आप सब एक कॉमन तरीके से हो, आपका अगर ये नेशन रहेगा तो आप इन चीज़ों को और ग्रो करोगे, मतलब उनको समझाया गया इस तरह से। एंड टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। तो जो नई नेशन फीलिंग थी, नेशनलिस्ट फीलिंग थी कि राष्ट्र होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए, आप वोट करेंगे, डेमोक्रेसी लाइए, ये सारी बातें कैसे समझे लोग? अपनी लैंग्वेज में, गानों के थ्रू। तो लोकल सिंगर्स को अटैच किया गया। ये इंडिया में भी हुआ है। इंडिया की भी इंडिपेंडेंस में, जो भारत की इंडिपेंडेंस है, वो भी इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। कमल और रोटी कुछ निशान बने, जो लोगों के पास गए तो वो यूनिटी का सिंबल होते, गांव गांव पहुंचाया जाता था। आसान काम कुछ भी नहीं है। कोई देश बनने से पहले देश का गुलाम होना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मतलब ये कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे आज जो भी नेशन स्टेट आपको दिखते हैं वो उस तरह के नेशन थे नहीं। पहले वो या तो मोनार्की थे या किसी ना किसी के अंडर रूल में थे। फिर उनको यूनाइट होने के लिए, मतलब जब तक कोई पावर आपके अगेंस्ट प्रॉब्लम नहीं आती तब तक आप कैसे यूनाइट होते हो? अगर अदरवाइज इंडिया जैसा है आज वैसा नहीं होता, अलग ही कहानी होती।
हाउ लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। 18th सेंचुरी में पोलैंड के बारे में मैंने बताया था कि इसको कुछ भाग प्रूशिया, कुछ भाग रशिया और कुछ भाग ऑस्ट्रिया के पास बटा हुआ था। तो पोलैंड रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, उसका जो आज का लैंड है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग उनके अंदर हमेशा थी। म्यूजिक और लैंग्वेज, भाई कोई राजा आपकी टेरिटरी पे रूल कर सकता है, लैंड टेरिटरी पे, वहाँ टैक्स लगा सकता है, लेकिन आपकी म्यूजिक और लैंग्वेज नहीं सुन सकता। आप जिस भाषा में बात कर रहे थे उसी में करेंगे, जो सॉन्ग पसंद है, जो डांस पसंद है, आप वही यूज़ करेंगे। और यही चीज़ें आपको अलाइव रखती हैं, आपकी भाषा ही आपको जिंदा रखती है। आपका म्यूज़िक, आपका भाषा, आपकी कल्चर, यही आपकी पहचान है बाहर। बाकी आपकी पहचान क्या है? इंसान हार्ड मास के आप भी हैं, वो भी है। आप अपने बात, व्यवहार, भाषा शैली से ही बहुत मैटर करता है, इसलिए हिंदी भाषा को भी इसी तरह से आप मान्यता दिया करें। करोल क्यूरेंस्पिक सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरास एंड म्यूजिक, इन्होंने नेशन स्ट्रगल जो चला उसको ओपेरास में, म्यूजिक में गाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। टर्निंग फॉल्क डांसेस, वहाँ के जो लोकल डांस थे जैसे कि पोलनाइज एंड मेजुरका, उसको नेशनल सिंबल बनाया कि अगर ये डांस हमारे नेशन की, हमारे कल्चर की पहचान है, पोलिश लोगों की पहचान है। पोलैंड यूज लैंग्वेज एज अ वेपन टू द नेशनल रेजिस्टेंस, और उन्होंने अपनी पोलिश लैंग्वेज नहीं छोड़ी। आज भी पोलैंड में इंग्लिश नहीं बोली जाती, उसको सब कुछ इसको पोलिश में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कहीं फ्रेंच में, कहीं रशियन में पढ़ाया जाता है। वहाँ जब लोग पढ़ने जाते हैं तो पहले वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश यहाँ सीखनी पड़ती है, वहाँ एक कोर्स कराया जाएगा, वहाँ लैंग्वेज सिखाई जाएगी, फिर वो उस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो नेशनल रेजिस्टेंस पोलिश, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रगल फॉर पोलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज। अब जब रशिया ने मेजर पार्ट रखा था तो उन्होंने पूरा डोमिनेंस किया कि ये लोग रशियन सीख जाएं, रशियन बोलने लगे, या रशियन सीखनी कंपलसरी कर दें ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में रखा, धीरे धीरे इनका माइंडसेट बदल दिया जा सके, जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया, हालांकि आज भी हम हिंदी बोलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स, प्रीस्ट या बिशॉप्स जो लोगों को उपदेश देते हैं, जिनसे ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं, वर पुट इन जेल, उनको जेल में डाला गया या साइबेरिया में भेज दिया गया, उस ठंडे इलाकों में जहाँ से आ पाना मुश्किल है, बाय द रशियन अथॉरिटीज़। रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में अपने उपदेश नहीं दिए। मान लीजिए अगर एक बहुत बड़ा पावरफुल या पॉपुलर इंसान रशियन में बोल रहा है तो उसको समझने के लिए लोग समझे कि ये रशियन बोल रहा, मतलब ये लैंग्वेज अच्छी है, और उसकी बातें समझने के लिए रशियन समझने लगेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। द यूज़ ऑफ पोलिश कैम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो क्योंकि पोलिश लैंग्वेज में भी बोलना रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, मतलब आप उनके पावर से संतुष्ट नहीं है, उनको आप हटाना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो बिकम द सिंबल ऑफ अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो इसी तरह से रोमांटिसिज्म वर्क करता है। लैंग्वेज, आर्ट, म्यूज़िक, फोल्क डांस, फोल्क सिंगर, दैट वॉज द रोमांटिसिज्म मोमेंट। इसने भी बड़ा रोल प्ले किया है अलग अलग कंट्री में नेशनलिस्ट फीलिंग लाने के लिए, ठीक है। एक पेंटिंग है आपकी बुक में दी है, ये पेंटिंग द मैसेकर ऑफ क्रियोस यूगेन डेलारॉक्स 1824 में ये फिगर बनाया है। एक फ्रेंच पेंटर है जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स में से एक थे। दिस ह्यूज पेंटिंग डिपिक्ट्स द इंसिडेंट विच 20,000 ग्रीक्स को मार दिया गया तुर्कों के थ्रू इन द आइलैंड ऑफ केओस, ऐसा उन्होंने दिखाया है। और बाय ड्रामेटाइजिंग इंसिडेंट को इतने अच्छे से दिखाया है कि यहाँ पे फीमेल्स और बच्चों की हालत इतनी बुरी दिखाई है ताकि इनसे इमोशनल सेंटिमेंट्स यूरोपियंस का हो सके और वो ग्रीक की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद करें। तो इस तरह से भी अपील की गई, फीलिंग्स जगाई गई लोगों को हेल्प करने के लिए, और ये सब काम आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉर्ड। और अभी हमने क्या पढ़ा? रोमांटिसिज्म पढ़ा। आई होप रोमांटिसिज्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आए, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैप्टर के आगे के भी टॉपिक पढ़ेंगे और प्रीवियस टॉपिक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बने रहिए टी पॉइंट एकेडमी के साथ। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।